सोवेरियन के दो मीनिंग्स है. फर्स्ट मीनिंग सुप्रीम पावर एंड सेकेंड मीनिंग अ कंट्री विच इज रूल्ड बाय इट्स ओन पीपल. बाहर का किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना. सोवेरियन के दो मीनिंग होते हैं. हाँ, मतलब अभी इंडिया में इंडियंस का रूल्स चल रहा है तो इंडिया इज अ सोवेरियन कंट्री. हाँ, अगर ब्रिटिशर्स का रूल हो तो इंडिया इज नॉट अ सोवेरियन कंट्री. सुप्रीम पावर. तो ये क्या लाइन है कि मॉडर्न स्टेट में सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज हो रही थी सोवेरियनली. सोवेरियन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी. मतलब क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप. मतलब कई सालों से ऐसा ही सिस्टम चला आ रहा है. फिर बट द नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट सिटीजन एंड नॉट ओनली रूलर्स. मतलब एक किंग नहीं है, उसके सिटीजन जो है वो नेशन स्टेट में रूल कर रहे हैं. एंड दे हैव डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिस्टेंस. मतलब उनकी हिस्ट्री सेम है, सब कुछ सेम है. पढ़ना भाई. हाँ, पासिंग ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. हाँ, क्या मतलब बहुत सालों से नहीं, मतलब 400 से 500 सालों से अगर कुछ होता है तो उसे बोलेंगे टाइम मेमोरियल. मतलब ये कब इंसिडेंट हुआ था किसी को पता भी नहीं, मतलब बहुत पुराना. पास्ट सेवरल इयर्स या थाउजेंड ऑफ इयर्स. नहीं, पासिंग ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. मार रहा है मिलान. क्या क्यों कर रहा है मिलान? फोर्स मतलब एक स्ट्रगल करते वक्त तू जो कोशिशें करती है उसे फोर्स कहते हैं. यहाँ पे तो लॉ का मीनिंग आ रहा है, फॉर्जरी वाला मीनिंग आ रहा है. ये देख, फॉर्म बाय प्रेसिंग और हैमरिंग. मतलब जो तू कोशिश करती है स्ट्रगल करते हो होता है ना. Formed by pressing or hammering. Formed by pressing or hammering. The practice struggle. Passing के pressing. Pressing. Passing. Boy सर है passing. हाँ boy. Boy में ball. Ball band. Boy what is करूँ एक्सप्लेन? चलो, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन द आइडिया ऑफ द नेशन. अब मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सबसे पहला रिवॉल्यूशन जो हुआ वो फ्रांस में हुआ. इधर ध्यान दे. तो जो सबसे पहला रिवॉल्यूशन हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस में होने के बाद ही लोगों के माइंड में आइडियाज डेवलप हुए नेशन स्टेट के. अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था कि फ्रांस का जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ वो कुछ 1789 में वगैरह स्टार्ट हुआ. 1789 में स्टार्ट होने के बाद रिवॉल्यूशनरीज आए
रिवोल्यूशनरीज को हरा के फिर से कंजर्वेटिव्स आए, कंजर्वेटिव्स को हरा के वापस रिवोल्यूशनरीज आए, फिर नेपोलियन बोनापार्ट आया। हाँ क्या नहीं क्या नहीं लास्ट ईयर नेपोलियन नहीं आता। अरे वो रूल कर रहा था। अरे बट आया तो था ना, थोड़ा सा पैराग्राफ बोलती आया ही नहीं था। इसको मालूम ऐसा इतना तो आपने बताया नहीं था क्या हुआ था, जैसे उसका डिस्क्रिप्शन दिया बोला कि नेक्स्ट ईयर आएगा। हाँ नेक्स्ट ईयर आएगा इतनी एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो ये नेपोलियन आया था। अब नेपोलियन आने के बाद उसने फ्रांस में कई सारे चेंजेस लाए थे, कई सारे चेंजेस लाए थे, और वही चेंजेस वो वर्ल्ड वाइड सब जगह लाने की उसकी कोशिश चल रही थी। चालू है ना रिकॉर्डिंग? तो उसने क्या बोला कि जैसे हम लोगों ने फ्रांस में आज़ादी लाई है वैसे हम लोग पूरे यूरोप में आज़ादी लाएंगे। ओके, तो उसने स्टार्टिंग में जब दूसरे कंट्रीज पे वो अटैक करने गया तो वहाँ के किंगडम के लोगों ने बोला हाँ भाई आजा, हमें ये रूलर से छुटकारा चाहिए, हम तो नहीं फाइट कर पा रहे बट तू कर। तो इनिशियली मेनी पीपल कंट्रीज ऑफ मेनी पीपल हैव इन्वाइटेड हिम, बट लेटर ऑन जब उसका सुप्रीमेसी उस जगह पे फैलने लगा तब उन्हें पता चल गया कि ये भी खुद डिक्टेटर है। भले हमारा राजा तो था, हमारा था, तेरे डैड तेरे को मारे और दूसरे के डैड आके मारे, फर्क पड़ता है कि नहीं? दोनों मार ही रहे, बट खुद के मारे तो इतना दुख नहीं होता। तो ये कंट्री के लोगों को ऐसे ही हुआ कि हमारा रूलर था, हमें परेशान कर रहा था, ठीक है वो हमारा था, बट ये तो बाहर से आके हम पे सुप्रीमेसी जता रहा है, ये गलत है। तो वो सब कुछ हम लोग इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट में पढ़ेंगे। तो अभी तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि फ्रांस में पूरी तरह से किसका रूल था? किंग का रूल था। फिर धीरे धीरे किंग को हटा के किसका रूल आया? कॉन्स्टिट्यूशनल रूल आया। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल आया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुए तो लॉ सेटअप हुए थे। अरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का गवर्नमेंट आया, सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया। डेमोक्रेसी होगा तो लॉ की होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखा है, कई बार मैंने एक्सप्लेन किया, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ नहीं लिखा गया, उसमें आर्टिकल्स लिखे गए। किया कि नहीं एक्सप्लेन? कोई गाइडिंग प्रिंसिपल आर्टिकल्स, उसमें लॉ कोई नहीं लिखा है। चलो, और फिर बाद में जब किंग को हटाया कॉन्स्टिट्यूशन आया। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद उनकी डिमार्केटेड बाउंड्रीज आया, मतलब आउटकम रिजल्ट क्या है? नेशन स्टेट। तो मैं अभी रीड करना स्टार्ट करता हूँ। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो नेशनलिज्म का ये फीलिंग या ये वर्ड कब डेवलप हुआ? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। तुम्हें पता है फ्रांस, एज यू वुड रिमेम्बर, वॉज फुल प्लेजेडली मतलब पूरी तरीके से, फुल प्लेजेडली मतलब पूरी तरीके से टेरिटोरियल स्टेट था 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क, मतलब मोनार्क का वहां पे रूल था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन अ वेक ऑफ अ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इन अ वेक ऑफ अ फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के बाद पॉलिटिक्स में और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया। लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सुप्रीम पावर, लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सुप्रीम पावर फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। ये लाइन सबको समझी? पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। मैं रिपीट करता हूँ, पॉलिटिक्स में और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के बाद। उसी के कारण सोवेर्निटी मतलब सुप्रीम पावर गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू द कॉमन सिटीजन। समझ में आया भी ये लाइन? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, वेक मतलब अपन उठते हैं तब ना, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। लाइन समझी सबको? मिलन एक बार एक्सप्लेन करिए लाइन, यही वाला ये एक्सप्लेन करते हो, या एक्सप्लेन कर।
कहाँ चेंजेस आए बेटा? मेरे में? फिर किसमें चेंजेस आए? पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस है ना। कब चेंजेस है? नहीं, तू स्टार्टिंग से बोल। अरे जब क्या बोलते, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ना, तब जो सुप्रीम पावर था ना मोनार्क के पास, वो कॉमन सिटीजन के पास आ गया था। हाँ वो तो ठीक है, बट पहले ये बोलना कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके वजह से लेड टू उसके वजह से जो पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस है उसके वजह से लेड टू द वर्ड पे फोकस कर, लेड टू द मतलब उसके वजह से ट्रांसफर हुआ सुप्रीम पावर का मोनार्क से कॉमन सिटीजन से। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम मीन्स डिक्लेयर्ड, द रिवॉल्यूशन डिक्लेयर्ड that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। मतलब अभी कॉमन मैन जो है वो नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा और शेप इट्स डेस्टिनी मतलब उसका नसीब जो भी होगा वो कॉमन आदमी के हिसाब से होगा। तो ये लास्ट लाइन एक बार समझाओ। वही समझ रहा हूँ ना कि टू शेप अ डेस्टिनी मतलब तेरा जो नसीब है उसको शेप करना वो किसके हाथ में? तेरे ही हाथ में है, बराबर। तू अगर हार्ड वर्क करेगा तो तू प्रोग्रेस करेगा, मतलब तेरा नसीब तेरे हाथों में है। बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान के हाथों में नसीब होता है नो डाउट, बट तू सब भगवान के ही भरोसे पे बैठा रहेगा। भगवान अगर तेरे भरोसे पे है कि तू मेहनत कर, मैं तुझे हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, बट तुम लोग मेहनत ही नहीं करोगे, बस भगवान के भरोसे बैठे रहोगे, तो फिर कैसे चलेगा? इफ यू हैव टू चेंज योर डेस्टिनी यू हैव टू वर्क हार्ड, यू कांट रिलाई ऑन द गॉड। तो वैसे ही फ्रांस की अगर तरक्की करनी है, डेवलपमेंट करना है या उसका नसीब चेंज करना है, डेस्टिनी मतलब नसीब, अगर उसका नसीब चेंज करना है तो किसी न किसी के हाथ में होगा। पहले मोनार्क कर रहे थे, अभी कॉमन सिटीजन्स करेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत टफ लाइन से ना। हाँ, अभी यहाँ पे है ना कि अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, अब लोगों के बीच में कॉमननेस की फीलिंग डेवलप करनी है। कॉमननेस की फीलिंग क्यों डेवलप करनी है? ताकि सब लोग एकजुट मिलकर स्ट्रगल करें किंग के खिलाफ। तो फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज ने क्या क्या कोशिशें की टू ब्रिंग ऑल द पीपल टुगेदर, वो सब कुछ अभी आने वाला है। चलो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस that will create a sense of collective identity। collective identity मतलब सब लोग कॉमन है कि भाई हमारी आइडेंटिटी एक है। अपने इंडियंस की आइडेंटिटी एक होने की वजह क्या है? महक, यस वी आर द इंडियन सिटीजन। तो उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया? कुछ वर्ड्स डेवलप किए, ला पैट्री द फादरलैंड एंड ली सिटियन द सिटीजन, ये वर्ड डेवलप किए कि फ्रांस जो है ये हमारी फादरलैंड है। अभी अपन तो बोलते हैं धरती माता बोलते हैं, वो लोग फादरलैंड बोलते हैं। ये मेरी माँ है, मेरी माँ। सुनील शेट्टी देखा है ना ये पिक्चर है बॉर्डर। ये मेरी माँ को गाली दे रहा था, मेरी माँ को। तो क्या है ये आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड लेस सिटियन, ये दो वर्ड्स उन्होंने डेवलप किए। ये दो वर्ड्स से कैसे हुआ कि लोगों के बीच में कॉमननेस का फीलिंग डेवलप हुआ कि फ्रांस हमारी धरती माता के बदले फादरलैंड है और हम लोग पितालैंड है और हम लोग उसके सिटीजन है। इस आइडिया को इम्फसाइज किया। नोशन मतलब आइडिया, इम्फसाइज मतलब टू गिव मोर इम्पोर्टेंस। एक मिनट अब मीनिंग लिखे हुए कि मैं देखता हूँ। नोशन मतलब आइडिया, इम्फसाइज मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंस देना। तो इन वर्ड्स को, इन दो वर्ड्स को वो लोग ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। emphasize the idea of a united community enjoying equal right। अभी अगर तू सिटीजन है कंट्री की तो तेरे को इक्वल राइट्स मिलेंगे। इंडिया में तू भी सिटीजन है, तू भी सिटीजन है, दोनों को सेम राइट्स है।
अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ने वो हक तुम्हें लिख के दिए हैं। न्यू फ्रेंच फ्लैग, अभी फ्लैग को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी तू ये मूवी टाइगर जिंदा है, उसमें पता है ना फ्लैग का वो सीन रहता है, वो नीचे नहीं रखेंगे एंड ऑल दैट, तो फ्लैग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर फ्लैग वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, मतलब पहले जो राजा का फ्लैग था वो हटा के इन्होंने फ्रांस का एक नया फ्लैग बनाया। द स्टेट जनरल, तुम्हें पता है लास्ट ईयर वो स्टेट जनरल रहता था, वहाँ पे मीटिंग्स होती थी, थर्ड स्टेट वाले लोगों को साइड में बिठाया जाता था और उनका एक ही जो हाँ उनका एक ही वोट और उनका 2 वोट माना जाता था। तो वो स्टेट जनरल जो था अब कन्वर्ट हो गया नेशनल असेंबली में। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड इट एज अ नेशनल असेंबली। अभी स्टेट जनरल नहीं, उसका नया नाम आ गया नेशनल असेंबली, और वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठने लगे। न्यू हिम्स वेर कंपोज, मतलब वो जो मैंने बोला था ना कि पोएट लोगों ने अच्छी अच्छी मतलब भारत को इंस्पायर करने वाले जो गाने वगैरह रहते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले एंड ऑल दैट। हिम्स मतलब लाइक सॉन्ग्स, इंस्पायरिंग सॉन्ग्स वगैरह लिखे। फिर वो लोग ने कसम ली, किसकी कसम ली? ये जो मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड, मतलब जो मैंने बोला था ना मार्टियर्स मतलब जो शहीद लोग हैं, इनकी बहुत ज्यादा वाहवाह की गई। वाहवाह किस चीज के लिए? क्योंकि उन्होंने कंट्री के लिए अपनी जान गंवाई थी। वाहवाह क्यों की गई थी? क्योंकि उन्होंने अपने कंट्री के लिए जान गंवाई थी। मार्टियर्स मतलब शहीद, कॉमेमोरेटेड मतलब उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करना, प्रेज करना। एंड प्रेज क्यों किया गया था? बिकॉज दे डाइड इन अ नेम ऑफ द नेशन। मार्टियर्स मतलब शहीद, कॉमेमोरेटेड मतलब बहुत ज्यादा तारीफ वगैरह करना, उनके चौराहे पे मूर्तियां वगैरह बनाना। और तू मीनिंग्स क्यों नहीं लिख रहा है? तो तेरी पेंसिल कहाँ है? और तू तेरे घर में बैठा पेंसिल नहीं है तेरे हाथ में, मीनिंग्स कौन लिखेगा? कब से बोल रहा हूँ मीनिंग्स इंपॉर्टेंट है, कल भूलने वाले तू ये सब चीजें। लिखा? हाँ। फिर अभी सब जगह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब क्या? ध्यान से सुनो सब लोग, पहले सुनो फिर मीनिंग्स लिखो। क्या है कि पहले अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे, तो अलग अलग किंगडम्स में अलग अलग सिस्टम से रूल किया जाता था। हर किंगडम में अलग अलग वे से रूल किया जाता था। उनके वेट्स और मेजर्स जो थे वो भी अलग थे। मतलब यहाँ पे अगर 1 किलो है तो इतना क्वांटिटी मिल रहा है, दूसरी जगह पे जाएगा तो 1 किलो मतलब इतना सा क्वांटिटी। मतलब सबके स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स नहीं थे। कंट्री में स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स नहीं थे, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था। बोला ना अभी, वही तो इधर 1 किलो इतना और इधर 1 किलो इतना। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब सब जगह सेम रूल, सब जगह मतलब विद इन द कंट्री का बाउंड्री, विद इन कंट्री का बाउंड्री सब जगह सेम रूल। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। मतलब उसका जो बाउंड्री है उसके अंदर सबको सेम राइट, ड्यूटीज, सबको सेम लॉ होता था। प्रिपेयर्ड, फॉर्मुलेटेड मतलब प्रिपेयर्ड। हाँ। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबॉलिश, मतलब जो कस्टम ड्यूटीज थी वगैरह, ड्यूज वगैरह जो बाकी वगैरह था लोगों का, वो सब एबॉलिश किया गया। अब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का जरूरत क्या है? अभी हम लोग कस्टम ड्यूटी कब भरते हैं? मिलान कस्टम ड्यूटी कब भरते हैं? कोई इम्पोर्ट करते हैं। यस, कभी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। बट विद इन कंट्री अगर तू ट्रेड कर रही है तो कस्टम ड्यूटी का क्या जरूरत है? तो कस्टम ड्यूटी वगैरह हटा दिया, ड्यूज वगैरह हटा दिए। फिर सब जगह यूनिफॉर्म मतलब सेम सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेर अडॉप्टेड। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। सब समझ रहे, सब समझ रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये हमारे कल के एक्सप्लेनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, हम लोग अपोज करेगा।
अब क्या है, मैंने कल एक्सप्लेन क्या किया था, किसी भी कंट्री का एक कोई लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। जैसे सीनालाज वालों ने, वो लोग की लैंग्वेज को बुद्धिस्ट लोगों ने सीनाला लैंग्वेज बोलते थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया। श्रीलंका में सीनाला लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। मैं कल एक्सप्लेन क्या कर रहा था कि ये गलत है, कल मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था ये गलत है। मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि इंडिया का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। बट ये लोगों ने क्या किया था, जो रीजनल लोकल लैंग्वेजेस थे, रीजनल डायलेक्ट मतलब लोकल लैंग्वेजेस, मतलब अभी राजस्थान में जाएंगे तो उनका कुछ अलग लैंग्वेज रहेगा, तमिलनाडु में जाएंगे उनका कुछ अलग लैंग्वेज रहेगा। तो उनका जो लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेजेस थे, रीजनल डायलेक्ट थे, वो डिस्करेज किए, नहीं भाई ये लैंग्वेज में नहीं बात करने का। हिंदी जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को समझ में आती है वही लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। तो वो लोगों ने क्या किया कि फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, जो कि तुम्हें लगेगा गलत है, बट ये लोगों ने क्यों किया था, क्योंकि कॉमन आइडेंटिटी उन्हें डेवलप करना था। ये पूरा आंसर 5 मार्क्स का आंसर, अगर तुम्हें ब्रीफ क्वेश्चन आया तो दिस इज फॉर 5 मार्क्स। हाँ, 2 लाइन नहीं, स्टार्टिंग से ला पैट्रिल ला सिटियोन से, तो 5 मार्क के लिए 2 लाइन लिखेगी, कुछ भी सेंसलेस। तो ये सब मेजर्स लिए थे फॉर डेवलपिंग अ कॉमन आइडेंटिटी। समझ में आया क्या क्या किया था वो लोग ने कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए? शॉर्ट रिवीजन देता हूँ। 2 वर्ड्स डेवलप किए थे और उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। फिर वो लोगों ने नेशनल फ्लैग डेवलप किया था और फॉर्मर मतलब पहले जो रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था उसे हटा दिया था। अब स्टेट जनरल में इलेक्टेड मेंबर्स बैठे थे और स्टेट जनरल को अभी नया नाम दिया था नेशनल असेंबली का। फिर बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लिखे गए, कस्में खाई गई, जो शहीद लोग थे उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया, सब जगह सेम लॉ डेवलप किया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को हटा दिया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर डेवलप किया, रीजनल डायलेक्ट्स को हटा के फ्रेंच एज ऑफिशियल लैंग्वेज को लोकल लैंग्वेजेस। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर ये है, जब किसी पे कोई चीज थोपी जाती है तब उससे तकलीफ होता है। लोग अगर अपनी मर्जी से अपनाए तो सही रहता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था कि घर का मारे तो दुख होता है, बाहर का मारे तो बहुत दुख होता है, समझा? जब लोगों ने अपनी इच्छा से ये स्वीकार किया कि हाँ भाई फ्रेंच हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करेंगे, तो लोगों की मर्जी से हुआ तो अच्छा हुआ। हाँ, लोगों ने अपोज किया होता तो वो अच्छी बात नहीं होती। समझ में आया? हाँ, और मेजॉरिटी में लेते ना वो लोग सर। तो क्या कितने मिनट को मेजॉरिटी में ये हो गया सर, लोकल बंद कर दो। लैंग्वेज